नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अगले महीने अक्टूबर तक पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वैसे तो पार्टी की पहली पसंद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ही माने जा रहे थे, लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। पार्टी ने पुष्टि की है कि गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। गहलोत के साथ साथ शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी का नाम भी चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रहा है। अब ऐसे में यहाँ ये सवाल है कि क्या पार्टी और कार्यकर्ताओं और गैर गांधी अध्यक्ष को स्वीकार कर पाएंगे? अगर गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो पार्टी में पहले जैसी जान फूंक पाएंगे? क्या वो डूबती हुई कांग्रेस के खेवैया बन पाएंगे और क्या कांग्रेस के इस नाव को पार लगा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस पर बीजेपी भी सवाल उठाती है कि क्या पार्टी में अध्यक्ष की सुनी जाएगी या वो सिर्फ एक मोहरा होगा, एक चेहरा होगा, पार्टी के पीछे से कोई और ही चलाएगा? इन सब तमाम सवालों पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा रिपोर्ट हम जरूर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ये कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई अब कहां तक पहुंची है। इस रेस में कौन कौन बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के और साथ ही जो आला कमान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन लोगों की तरफ से क्या कुछ आ रहा है? कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो जो यात्रा है कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, उसका रुख अब कहां तक पहुंचा है? इन सब को मिलाकर के आपको समझाने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक फर्म। हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति सर क्यों अध्यक्ष ऐसा? बने। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और सियासत अपने चरम पर। पद के लिए चुनाव की तारीख 17 अक्टूबर मुकम्मल की गई है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टी में दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर पार्टी में काफी कंफ्यूजन था, जिसकी पिक्चर अब खत्म होती दिख रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ये फैसला कर लिया है कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं होंगे। मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। इस रेस में पहले सिर्फ अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिर मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह के नामों की भी चर्चा तेज होने लगी। हैरानी की बात यह है कि इस रेस में जिसकी जीत की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, उन राहुल गांधी का नाम रेस में ही नहीं है, जिसको लेकर भी पार्टी में हलचल तेज है। हालांकि अपने राजनीतिक अस्तित्व की जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस के लिए ये हलचल स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी लगातार वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। ऐसे में राहुल गांधी का अध्यक्ष न बनने का फैसला इन हमलों पर न सिर्फ विराम लगाएगा, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक फर्म है और वहाँ पर चुनाव के नाम पर ताजपोशी होती है। इसीलिए क्या आपने दुनिया में कहीं पर ऐसा उदाहरण देखा है कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी मैडम की मंजूरी लेने जाते हैं? जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई नौकर या कोई मजदूर मालिक के पास परमिशन मांगने जाता है
वैसे अशोक गहलोत और शशि थरूर को परमिशन लेनी पड़ी मैडम की। तो ये तो चुनाव नहीं है, ये फ्री एंड फेयर नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड है। और ये तो खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स अभी तक सार्वजनिक किए नहीं गए हैं। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि पिछले 24 वर्षों में कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक परिवार के बीच रही, जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी देखें तो 9 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए इस 24 साल के कार्यकाल में। ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है, पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है। एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले 8 साल में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस के सभी किले ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस के काबिल नेता भी पार्टी को पीछे छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हुए हैं। कई साल से जारी वंशवाद की प्रथा को खत्म करने के लिए कांग्रेस में घमासान जारी है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी का अगला अध्यक्ष अगर गैर गांधी परिवार से हुआ तो इसका असर पार्टी पर कितना पड़ता है और लोग इसे कितना स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आपने देखा कैसे अभी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। साथ ही उधेड़-बुन की जो उगा-पुगी जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से उधेड़-बुन चल रहा है। क्या होगा? गहलोत की जगह और भी बड़े बड़े नाम हैं, कांग्रेस के दिग्गज हैं जिनके नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या गहलोत साहब, जिनको जादूगर कहा जाता है, क्या मोदी को उनकी जादूगिरी टक्कर दे पाएगी? सवाल ये सबसे पहले हमारा होगा। लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर विजय जॉली हमारे साथ नेता हैं बीजेपी के, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रमेश भट्ट राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे होगा। और सर, क्या गहलोत साहब की जो जादू है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे टिक पाएगा? और कैसे कांग्रेस की जो नैया है उसको पार लगाने में कितना कारगर साबित होगा गहलोत साहब की रणनीति? एक दो छोटी छोटी बातें पहले डिस्कस कर लें। कांग्रेस में कोई घमासान नहीं मचा हुआ है। एक इंटरनल यहाँ पर इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। हमारी पार्टी ने एक नया मापदंड तय किया है जिसके अंदर हम अपने यहाँ चुनाव करा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है। वो प्रक्रिया हम सार्वजनिक तौर पर सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोग भाजपा की तरह, आरएसएस की तरह, बसपा की तरह, आम आदमी की तरह, इन पार्टियों की तरह एक ओपेक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है किसी को पता ना चले। जहां तक रही गहलोत साहब की बात, गहलोत साहब बहुत ही सीनियर नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 5 बार के सांसद। तो उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, संगठन के पुराने आदमी हैं। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। तो जब चुनाव की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचेगी, कौन वहां कैंडिडेट्स होंगे, कौन जीतेगा और कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, ये सारी बातें उसके बाद की जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ विजय जॉली हैं, नेता हैं बीजेपी के, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय जॉली जी, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी अगर अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं, कांग्रेस की कमान को संभालते हैं, तो एक नया नेतृत्व वो पार्टी को देंगे और साथ ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर उभरेंगे, रणनीतिकार के तौर पर उभरेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत को अगर हम देखें, उनके राजनीतिक करियर को देखें, तो उन्होंने एक लंबी पारी कांग्रेस के साथ खेली है। साथ ही जिस तरीके से इस उठापटक के सिचुएशन में उन्होंने कांग्रेस को कई बार राजस्थान जैसे राज्य से बचाया है, उन्होंने अपने आप को, अपनी कुर्सी को भी उन्होंने बचाया है। आपने देखा सचिन पायलट के साथ उनकी जिस तरीके से तलखी रही, उसके बाद भी लगातार अशोक गहलोत डटे रहे। जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा,
कांग्रेस के 136 वर्षों के इतिहास में 41 साल नेहरू और गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ऊपर सुशोभित रहे। मोतीलाल नेहरू जी 2 साल, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी 8 साल, इंदिरा गांधी जी 6 साल, सोनिया गांधी जी 22 साल, राहुल गांधी जी 2 साल। 2017 से 2019 तक केवल और केवल 2 वर्ष अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी जी 2019 के संसदीय चुनावों में केवल और केवल उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 9.76% वोट मिले और वो 53 सीटों पर सिमट कर रह गई। जब राहुल गांधी जी असफल साबित हुए तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी स्थान के ऊपर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पुनः उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी बनी। मेरा ये सब बात बताने का इतना तात्पर्य है, आज कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, वो ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो राम की खड़ाओं को लेकर वेट करता रहे और जब तक राम वनवास से वापस नहीं आए वो भरत के तौर के ऊपर उनका इंतजार करता रहे। ठीक है, हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला। गांधी परिवार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि परिवार से इतर कोई आदमी पार्टी की कमान संभालेगा, अध्यक्ष पद पर आसीन होगा। ये कंफर्म है कि अशोक गहलोत साहब जो पार्टी की कमान है, अध्यक्ष पद की कमान है, वो संभालेंगे, क्या ये कंफर्म है? सबसे पहले इस पर आप बताइए हाँ या नहीं, उसके बाद हमारा जो अगला सवाल होगा इसी से जुड़ा हुआ होगा। एक तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिल रहा है और आपके स्टूडियो में आने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं विजय जौली साहब के बात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं, मैं करता हूँ उनका इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ इस चीज से कि उन्होंने राहुल गांधी जी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से की नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान की, व्यक्ति की तुलना नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि बीजेपी में भी यही भरोसा है कि राहुल जी ही एक मर्यादा पुरुषोत्तम या एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, तो इसके लिए मैं उनका थैंक यू करना चाहिए। लेकिन भगवान से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो राहुल जी हो, तो इसके लिए उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरी बात प्रीति जी, आपके सवाल का मैं स्पष्ट उत्तर दे दूं। कांग्रेस में एक इलेक्शन की प्रक्रिया थी, है और रहेगी। इलेक्शन में, और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैं जिंदगी भर मैंने कांग्रेस को वोट किया जब से मैं 18 साल का हुआ हूं। कांग्रेस के 9000 डेलीगेट्स ट्रांसपेरेंट मैनर में ये चुने गए उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। ये भाजपा की तरह चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं होगा कि बैंड ऑफ बॉयज ये चुनेंगे कि हमारे में से कोई पुरुष बनेगा और कोई महिला भाजपा की अध्यक्ष नहीं बन सकती। ये भाजपा का सत्यता है। कांग्रेस में महिला हो या पुरुष हो, ये 9000 डेलीगेट्स चुनेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन है। तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ये 9000 डेलीगेट्स चुनेंगे। आपके दर्शकों को मैं और एक चीज बता दूं, कांग्रेस का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है। और आज से कांग्रेस के 136 साल के इतिहास में गांधी नेहरू परिवार महज 41 साल 41 ईयर्स अध्यक्षता के पद पे बैठा है। इसके पहले और इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं है, जो अध्यक्ष बने और आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन भाजपा में संभव नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के बैंड ऑफ बॉयज से पुरुष बनेगा भाजपा का अध्यक्ष। इस बात की गारंटी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे और 9000 डेलीगेट्स चुनेंगे कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा, महिला या पुरुष। ठीक है, एक सवाल और है। ऐसा कहा जा रहा है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, साथ ही तमाम लोग, सिर्फ विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष के इतर भी कई लोग हैं, ऐसा कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार से अलग कोई आदमी अगर पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो ये ठीक है कि उसको बना दिया जाएगा, लेकिन वो मुखौटा होगा। पीछे से कमान जो होंगी वो आला कमान के हाथों में होंगी और वो वही करेगा जो आला कमान चाहेंगी। आप शायद उस उदाहरण को दे रहे हैं जैसे क्योंकि भाजपा का सबसे
हाईएस्ट बॉडी पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे मोदी जी 1.5 लोगों का फैसला होता है, मोदी जी और आधा अमित शाह जी, फैसला होता है कि आज हमें गडकरी जी नहीं चाहिए, हमें मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, हमको उनका बिल्कुल याद होना चाहिए प्रीति जी, बिल्कुल याद होना चाहिए। हर उस वक्त उस प्रधानमंत्री का कार्यकाल याद होना चाहिए जिसने देश को 10% जीडीपी ग्रोथ दिया, जिसने जब भारतीयों पे ऑस्ट्रेलिया में हमले हुए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, आज तक मोदी जी ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। बिल्कुल याद होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में विपक्ष हुआ था न्यूक्लियर डील का, मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहे हम न्यूक्लियर डील करेंगे, लेफ्ट और बीजेपी एक होकर देश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने असेंबली में, उन्होंने पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस मोशन पाया और न्यूक्लियर डील भारत के लिए 1 to 3 एग्रीमेंट में एक्सेप्शन लाया। बिल्कुल याद होना चाहिए, गर्व होना चाहिए मनमोहन सिंह जी पे। मोदी जी का कार्यकाल किसी को याद नहीं होगा, और इतिहास में जब वो कार्यकाल लिखा जाएगा बड़े दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों में लिखा जाएगा। उसके बाद इसी में डिबेट पे आएंगे। हमारे साथ संजय राणा स्टूडियो से मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपने तहसीन पूनावाला को सुना, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग नहीं हैं, हम लीगली तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग चुनाव कराते हैं, और उसके बाद चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दावेदार होगा। गुड इवनिंग प्रीति जी और गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए कांटों का ताज होगा। आपको बता दें तकरीबन 17 ऐसे स्टेट है जहाँ पे इनके एक भी एमपी नहीं है, 11 ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक एमपी है, 5 ऐसे स्टेट जहाँ पे कोई विधानसभा के विधायक नहीं है, सिर्फ 2 स्टेट में इनकी चीफ मिनिस्टर यानी सरकार है। और रहा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सबको पता है कि एक दूसरा रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री की तरह दूसरा प्रेसिडेंट होगा जो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाएगा। अब रहा ये गहलोत साहब की बात है कि गहलोत साहब तो पता है कि उनकी नैया डूब रही है। वो 2018 में जीतने के बाद वो बोले थे कि 1 साल के लिए बनेंगे, उसके बाद वो सेंटर में आ जाएंगे और सचिन पायलट साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन संजय राणा, एक चीज के लिए मैं काटूंगी, क्योंकि अशोक गहलोत साहब को उनकी रणनीति के लिए जाना जाता है, उनको हल्के में ना ले पार्टी। नहीं, अगर भाजपा अशोक गहलोत को हल्के में ले रही है तो बहुत बड़ी गलती है। भाजपा ले रही होगी, मुझे भाजपा से मतलब नहीं, लेकिन रणनीतिकार एक चीज बता दें आपको, वेडनेसडे को सोनिया गांधी जी से मीटिंग हुई तो उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला था कि भाई मैं प्रेसिडेंट भी बन सकता हूं और मैं स्टेट भी चला सकता हूं। लेकिन सोनिया गांधी जी की मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेटमेंट क्या था, आपने सबको मालूम है कि एक पद में चाहे तो प्रेसिडेंट रहेंगे या चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और कल राहुल गांधी ने डायरेक्टली तो नहीं बोला, इनडायरेक्टली दिग्गी राजा से बुलवा दिया है कि भैया जैसे इलेक्शन होगा आपको रिजाइन करना पड़ेगा। कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में मटिया मलेट हो जाएगी। तो सचिन पायलट को लाना उनकी मजबूरी है। और पहली जो सरकार आई थी वो 5 वर्ष सचिन पायलट की मेहनत का नतीजा था, ये गहलोत साहब के मेहनत का नतीजा नहीं था। और कांग्रेस अच्छी तरह चीजों को समझ रही है कि उनके हक में अगर नहीं गया तो हो सकता पार्टी वहां से टूटे, ही हो सकता हार का भी सामना करना पड़े। तो आपको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत, जिनको जादूगर कहा जाता है, राज्यवार तरह, अगर राज्य की हम बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें, तो वहाँ के लोगों के उनका जादू कम हो गया? ना, कोई जादूगर नहीं। जितने पुराने जादूगर थे सब घर में चले गए हैं। पहले एक जादूगर हुआ करते थे महाराष्ट्र में, वो देखिए चले गए हैं। एक जादूगर थे बिहार में, वो जेल से अभी बैठते हैं। नीरज तो मिश्रा जादूगर सब चले गए। नीरज मिश्रा जवाब देंगे, नीरज मिश्रा जवाब देंगे, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जी देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है पैनलिस्ट की बात सुन के। एक भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए जो इनका पेरेंट संगठन है आरएसएस के अंदर, कब ये चुनाव करके उसका सरकारवाहक बनाएंगे, उसका अध्यक्ष कब बनाएंगे, जरा इनसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि इन लोगों के यहाँ तो ये होता है, रात को वो सोने जाते हैं और किसी के कान में फूंक देते हैं कि कल से तुम जाके सरकारवाहक होगे। तो इनके पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है इस बात के बारे में बात करने के लिए। कभी आपने कान में फूंकते देखा है? किसने फूंका? इससे पहले किसने कान में फूंका, जरा बताइए ना प्लीज। देखिए, मैं उनसे भी मैं भाजपा वालों से भी सवाल ऐसे ही पूछ रही हूँ, आपने किसके कान में ये फूंकते हुए देखा है? पहले बताइए, एक नाम बता दीजिए जिसमें आपने सुना कि नाम फूंका गया और वो नाम दूसरे दिन खड़ा हो गया, बताइए। प्रीति जी, आरएसएस का इतिहास पढ़िएगा। हेडगेवार साहब के बाद से जैसे जैसे इनके यहाँ जो सरकारवाहक बने हैं वो रात को कान में ही फूका जाता है। बंद कमरे में 3 आदमी मिलते हैं, कान में कानाफूसी करते हैं और अगले दिन आकर और उसी समय आपको टेलीफोन कर देते हैं और उसी समय आपको टेलीफोन कर देते हैं। मैडम बोलिए। भाई साहब सुनिए, सुन रहा हूँ। आप टॉर्च ले खड़े रहते हैं क्या? माइक ले खड़े रहते भागवत या फोन ले खड़े रहते हैं? 2 साल पहले सुनिए, मोहन भागवत जी ने ही 2 साल पहले विज्ञान भवन में कहा था कि मुझे मालूम है कि अगला सरकारवाह कौन होगा।
उनके अलावा कोई दूसरा आदमी तो मुझे दिखा दीजिए जो बता दे कि भाई कौन होगा देखिए, सरकार। आरएसएस एक संगठन आपको पता है, क्या? कांग्रेस एक पार्टी नहीं, है, RSS भारतीय क्या जनता संगठन पार्टी है? एक पार्टी है। RSS पार्टी की बात देखिए, करिए, आप संगठन भाई की क्यों साहब, बात कर रहे संजय जी, हैं? वो पॉलिटिकल संजय जी, पार्टी नहीं है नीरज सर, आप आ जाइए RSS पार्टी का डिस्कशन करते जो है हैं। ना, हमारा डिबेट देखिए, आज ये कांग्रेस भाजपा जो तहसीन है, होने वाला। हमारा डिबेट उस पर नहीं है। तहसीन पॉलिटिकल विंग बोलिए। है। अब जो भाजपा है आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, तहसीन लेकिन बोलिए। फिर भी घूम फिर कर दोबारा से इस बात पर आ जाते हैं कि कम से कम हम ये मियाद तय कर रहे हैं कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज को किस ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना चाहिए, उसके ऊपर आज बहस हो रही है। ये स्वागत योग्य है। प्रीति जी, मैं हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी से दो चीजों पे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ठीक एक, है। कांग्रेस में हमेशा से, जब से कांग्रेस पैदा हुई है, 136 साल से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ है, और जब से ये देश एक संवैधानिक मुल्क बना है, जब से संविधान लागू हुआ इस मुल्क में 1950 से, तब से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। तो ये कहना कि आज हम एक नई प्रक्रिया शुरू करें, कांग्रेस वाज ऑलवेज इलेक्शन हो रहा था और ऑलवेज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से में जाता है। चलो, मैं राणा जी की एक बात को मान लेता हूं कि आरएसएस की बात ना करे, ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन भाजपा में मैं सिर्फ दो प्रश्न का जवाब चाहता हूं। थोड़ा जल्दी से, भाजपा क्योंकि में- एक नए गेस्ट भी बहुत हमारे संक्षेप साथ में, जुड़े हैं। बहुत संक्षेप में कीजिएगा, भाजपा प्लीज। में क्यों कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं बन सकती? क्योंकि सिर्फ आरएसएस तय करता है कौन बनता है, बैंड ऑफ बॉयज दूसरा, सिवाय एक पिछले समाज के अध्यक्ष के सिवा, लक्ष्मण, बंगारू लक्ष्मण को छोड़कर सारे भाजपा के अध्यक्ष अपर कास्ट है। क्यों? क्योंकि बैंड ऑफ बॉयज आरएसएस के तय करते हैं कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष। वरना आज इस शो पे विजय जॉली जी बता दे अमित शाह जी के इलेक्शन के डेट का रिजल्ट, इलेक्शन का डेट, नड्डा जी के इलेक्शन का, राजनाथ सिंह जी के इलेक्शन का, गडकरी जी के इलेक्शन का, मैं राहुल गांधी के इलेक्शन का डेट बताऊंगा, मैं सोनिया गांधी के इलेक्शन का डेट बताऊंगा, मैं सीताराम केसरी के इलेक्शन का डेट बताऊंगा, मैं उस इलेक्शन का डेट बताऊंगा जहां पर महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीते। मैं हर एक इलेक्शन का डेट बताऊंगा, ठीक है। आप इलेक्शन का डेट ठीक है, बताइए, तहसीन, और नहीं बता सकते तो तहसीन। यह आकर कांग्रेस को भाषण मत हमारे दीजिए। साथ नाती जॉली जी, आपको इसके बाद आप ही जवाब देंगे। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, रमेश भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इससे पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। रमेश भट्ट जी, आपने तमाम पैनलिस्टों की बात सुनी होगी और आप उम्मीद करती हूँ कि आपने तहसीन पूनावाला की बात जवाब को जरूर सुना होगा। अब वो लगातार यही कह रहे हैं कि भाजपा में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अध्यक्ष पद को लेकर नहीं निभाई जाती है। और इधर मिश्रा साहब को अगर हम सुने तो वो कहते हैं कि रातों रात ये लोग कान में एक दूसरे के फूंक देते हैं और उसके दूसरे दिन ही कोई आप संगठन में देख लीजिए तो सरकारवाहक और तमाम जो बड़े वहाँ पर हैं लोग वो बना दिए जाते हैं। तो ऐसे में कम से कम ये शुक्र है कि कांग्रेस में इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस में हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराते हैं और अध्यक्ष पद उनको सौंपा जाता है। देखिए, जहाँ तक बात है राजनीतिक प्रक्रिया की, बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस करती है या नहीं करती है, ये सवाल आज के लिए उन दोनों पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, कमान हमेशा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास ही रहेगी। और जहाँ तक अशोक गहलोत साहब को लेकर बात हो रही है, इस समय जो हम देख रहे हैं, जो पूरा देश में चल रहा है, ये इससे बड़ा चैलेंजिंग समय कांग्रेस के लिए कभी नहीं आया है। तो क्या अगर अशोक गहलोत जो अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं, अगर वो बनते हैं तो क्या वो कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगे? और दूसरी चीज, आपको ये भी देखना होगा कि आपके सामने मुकाबले में कौन है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का एक्सेप्टेंस कितना होगा, कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार से इधर किसी को अध्यक्ष बना देना और उसके बाद फिर गांधी परिवार से अलग होकर के पार्टी को देखना, क्या लोगों का एक्सेप्टेंस मिल पाएगा कि अब हम इस पार्टी को दूसरी नजर से देखें? अब देखिए, कहीं दबाव तो नहीं है, क्योंकि जनता का जिस तरीके नहीं 2014 में जिस तरह से माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि परिवारवाद पार्टी है, यहाँ से आप देखिए अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, तमाम जितने लोग बने हैं सब परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो जो एक टैग लगा दिया गया उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ एक्सेप्टेंस की बात आती है कि जनता कितना एक्सेप्ट करेगी इस फैसले को। देखिए, अगर देखिए ये बात तो सही है कि एक दबाव तो है कि साहब ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हो गई है करके, लेकिन इसके बाद भी लोग इस बात को समझते हैं कि अगर साहब मान लीजिए गहलोत साहब भी बन जाए, उनका रिमोट कंट्रोल भी तो उन्हीं के पास होगा, फैसले तो उन्हीं के होंगे, वो थ्रू गहलोत साहब के होंगे।
लेकिन जो लार्जर चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने है कि अभी तक वो किसी इशू को बड़ा नहीं कर पाई है। देखिए, दक्षिण में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार एक की बात सवाल कर रहे यहाँ हैं। मेरा आपके साथ है, एक सवाल मेरा यहाँ आपके साथ है रमेश जी, अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं और वो आला कमान से एक बार पूछते हैं, सब बैठ के मीटिंग करते हैं और आपस में सहमति से कोई डिसीजन लिया जाता है कांग्रेस, तो गलत क्या है इसमें? भाजपा में क्या ऐसा नहीं होता? भाजपा में भी तो होता ही है ना। देखिए, नेचुरली उसमें भी भाजपा तो- में वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी चाहते हैं। बिल्कुल, आप कांग्रेस accept में कर रहे वही हैं। होगा जो, तो ये जो प्रोसेस की बात हो रही है ना, ये प्रोसेस, देखो ये बात सही है, जब राहुल गांधी आए थे तब मैं पत्रकारिता वहीं करता था और हम अमूमन जब बात करते थे, ये बात सच है कि उन्होंने कहा साहब एक इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए, संगठन में भी प्रोसेस होना चाहिए और हमें लोगों को इलेक्ट्रली चुनना चाहिए। ये नहीं कि मेरी जो पसंद है उसको मैंने चुन लिया, दूसरों को मौका ना मिले, ये बात सच है। लेकिन आज के दिन भी मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आपने कहा कि लोगों के बीच में कैसे अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाए, जो बड़े मुद्दे हैं, मैं कहूँगा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चीन का मामला बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे वो पब्लिक को समझाए कि साहब हमारे टाइम में ग्रोथ रेट इतनी थी, अभी ग्रोथ रेट इतनी हो गई, हमारे समय में हम जॉब्स इतनी क्रिएट किए थे, अभी जॉब्स इतने कम हो आपके पास आती, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के लिए हम यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए जिस तरीके से हमारे बीच आज डिबेट हो रही है, वाकई आपको भी सुनना चाहिए कि क्या कांग्रेस के जो नए चेहरे होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो नए लोग होंगे, उनकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी लोगों के बीच में, और क्या अशोक गहलोत अगर बनते हैं अध्यक्ष तो क्या जो नैया है कांग्रेस की जो डूब रही है, क्या उसको पार लगा पाएंगे? इन्हीं सब सवालों के साथ लेंगे। यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी देखना न भूलें, इंडिया का सवाल लगातार घमासान जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। एक बार फिर से बैक टू डिबेट, बिना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास वक्त वैसे ही कम होता है, हमारे इतने सारे गेस्ट होते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले डिबेट की ओर बढ़ेंगे। और लगातार जिस तरीके से हम सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में राजेश जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, रमेश जी से माफ़ कीजिएगा, विजय जॉली जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। विजय जॉली साहब, आपसे शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद, कहिए। देखिए, मैं तहसील आज कह डालिए जो आपके जहन में है विजय जी, मैं तहसील आज बोल दीजिए। कांग्रेस का प्रवक्ता मानूं या कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी को कांग्रेस का प्रवक्ता मानूं, और मैं इन दोनों को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, 1996 से 98 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी को किस प्रकार से अपना वर्चस्व दिखाने के एवाज में रातों रात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। विजय जी, उसके ऊपर इनके क्या कमेंट होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक पर्सनल आपको मैं एक वो देना चाहूंगी रिमार्क कि जैसे ही कोई विपक्ष, जो जैसे तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जब मैं उनसे, उन प्रवक्ताओं से सवाल पूछती हूँ तो आपके जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप जवाब देना चाहते हो, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो स्क्रीन पर नजर आ जाता है। जॉली जी इंसान है। और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, डेट बता दीजिए ना, अमित शाह जी कांग्रेस पार्टी डेट बता दीजिए। मैं नेशनल टीवी पे आपसे माफी मांगूंगा, आप डेट बताइए इलेक्शन का डेट। यहाँ की बातें छोड़िए, इलेक्शन का डेट बताइए। चलिए, देखिए 1996 अरे वो छोड़े, कांग्रेस गलत है, सीताराम केसरी जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब डेट बताइए। ना हाँ में ना में। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गलत, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गलत। आप तो अच्छी कांग्रेस आप डेट पार्टी बताइए के अध्यक्ष इलेक्शन रहे का। सीताराम केसरी को कांग्रेस के कार्यालय से जनता की आंखों के सामने लॉक स्टॉक एंड बैरल किसने बार निकाला था? ये वही कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में बार बार पूनावाला जी कहते हैं हमें तो इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। बिल्कुल करता है, एहसान नहीं कर रहे हैं। इफ यू डोंट हैव द इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी विल सीज टू बी a political party recognized by the Election Commission of India. इसलिए आप
गलत बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं दोबारा से इनको थैंक यू कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के संविधान में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मॉनिटर करेगा। 17 अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन होगा। इनसे पूछो इलेक्शन कब हुआ। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज आपको बताता हूं, इनको चैलेंज देता हूं। जॉली साहब सुन लीजिए, संजय राणा डेट बता देंगे। संजय राणा डेट बता रहे हैं। हाँ ठीक है, जॉली साहब संजय राणा। प्रीति जी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उनका डेट याद रखूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस पार्टी का 41 साल हमारे मित्र ऐसे तो भाजपा का बड़ा झंडा लिए घूमते हैं संजय राणा। संविधान क्या है, बाहर रखा जाए। ठीक है, जॉली साहब संजय राणा बात लाया जाए, ये बहुत बड़ी साजिश के जॉली साहब। ठीक है, ये पूना वाला जॉली साहब आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, जॉली साहब और तहसीन पूनावाला को स्क्रीन पे लेके आइए। किसी को भी लाएं, हम नहीं डरते। अरे नहीं सर, आप अपनी बात रखिए। जॉली साहब आप अपनी बात रखिए। जनता ने 2019 के चुनावों में नकार दिया है। 53 सीटों पे जो पार्टी आकर रह गई और जो 9.7% वोट ले पाई, वो भारतीय जनता पार्टी का सामना करेगी। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ठीक है, तहसीन पूनावाला और विजय जॉली को स्क्रीन पे लेके आइएगा पीसीआर प्लीज। कांग्रेस के नेताओं को भी पता है। ठीक है प्रीति जी, मैं बड़े विनम्रता से, जॉली जी बहुत जॉली इंसान है, थोड़ा सा आज वो गुस्से में आ गए। मेरा सवाल है, आपके पिताजी घर पे वो कह रहे मेरी मम्मी खाना पका रही। मेरा सवाल बीजेपी के इलेक्शन के डेट से वो कह रहे कांग्रेस में गलत है। मैं तो कह रहा हूँ जॉली साहब सुनिए, आपकी अच्छी बात कर रहा हूँ। जॉली साहब आप सुन लीजिए साहब, मैं तो कह रहा हूँ मॉनिटर करता है कांग्रेस पार्टी। टुकड़ा दिया। आप बताइए ना, आपका इलेक्शन कब हुआ? 17 अक्टूबर 2022 को 9000 कांग्रेस के डेलीगेट उनका अगला अध्यक्ष चुनेंगे। प्रीति जी उसे लाइव कवर करेंगे। आप बताइए आपका चुनाव कब हुआ? ये डेट आज बता दीजिए, मुझे कीजिए एक्सपोज। पर्यवेक्षक के नाते अरे एक्सपोज कीजिए मुझे। अपना ही बात को रखते हैं, इसलिए ठीक है सर, ठीक है नीरज मिश्रा भी है। नहीं नीरज मिश्रा के पास भी चलेंगे। बस जॉली साहब ठीक है, और भी मेहमान है। जॉली साहब, तहसीन प्लीज, हमारे साथ नीरज मिश्रा भी हैं। हम नीरज मिश्रा के पास चलेंगे। क्या नीरज जी क्या बिन परिवार कांग्रेस परिवार का उद्धार हो पाएगा गहलोत साहब के साथ? प्रीति जी, कांग्रेस का तो वो परिवार है जो पिछली बार जो 10 करोड़ लोगों ने जो वोट दिया और उससे पहले जो 136 18 करोड़ लोगों ने, तहसीन भाई की बात बिल्कुल ठीक है, और जो 136 साल का जो कांग्रेस का इतिहास जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना प्यार और समर्थन दिया, कांग्रेस का वो परिवार है। जहां तक बार बार बात आ रही है गहलोत साहब की, मैं आपको बार बार एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में, नीरज जी, क्योंकि देखिए आप निष्पक्षता के साथ सवालों के जवाब, मेरे सारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, ऐसे में क्या राहुल गांधी की नज़र में, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरीके से सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी के ऊपर अभी सवालिया निशान है कि पार्टी अभी इस सिचुएशन से कि जहां एक ब्रांड मोदी है उनसे आपको लड़ना है, ऐसे में वो खुद आ गया है, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा। क्या कारण है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत पर विश्वास नहीं कर पा रहे एज एन प्रेसिडेंट, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तब? नहीं प्रीति जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, दिल्ली में बैठ के पूरे देश का मिजाज पता करना बड़ा मुश्किल है। मैं आज 16 दिन की यात्रा करके 333 किलोमीटर चल के आज मैं वापसी दिल्ली आया हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ जहां जहां से हमारी भारत जोड़ो यात्रा गई है, वहां पर लाखों लोग सड़क पर आकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द की कमी है उसके खिलाफ लोग इतना अपार समर्थन दे रहे हैं जिसको आप दिल्ली में बैठकर नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगा, ये राहुल गांधी के लिए नहीं है सवाल, मैं अशोक गहलोत के लिए कह रही हूँ। क्यों उनमें, देखिए, बोलिए जी, देखिए गहलोत साहब का सवाल तब आएगा जब चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज तो गहलोत साहब ने सिर्फ इतना कहा है ना कि वो नामांकन भरेंगे। गहलोत साहब के अलावा भी तो और नेता हो सकते हैं जो नामांकन भरें,
क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जैसा तहसीन भाई ने बताया 9000 हमारे डेलीगेट हैं, वो सब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। एक बार चुनाव की प्रक्रिया होने तो दीजिए। ये तो 3 इडियट वाली फिल्म की कहानी हो गई कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में है और यहाँ बोला जा रहा है कि फुटबॉल खेलने के लिए उसको भेज देंगे। अरे पहले एक बार डिलीवरी तो हो जाने दीजिए। एक बार चुनाव की प्रक्रिया गलत ढंग से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपनी बहन को इस कंटेस्ट से बाहर करना चाहते हैं। जॉली जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे हैं, ये बता दें अपने दिल पर हाथ रख के। अगर संजय राणा अगर कोई डराने की कोशिश, ठीक है जॉली साहब मैं आती हूँ आपके पास। आपको ये कैसे भनक लगी? ठीक है जॉली साहब ठीक है, आपको ये कैसे पता? जॉली साहब आपको ये कैसे पता? जॉली साहब प्लीज, नीरज जी एक सेकंड। जॉली साहब आपको ये बात कैसे पता कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को साइडलाइन कर रहे हैं? ये आपको कैसे पता? यहाँ तमाम गेस्टों को इस तरह की मेरी बात सुनिएगा जा रही है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हेन आई स्पीक। आई डोंट वांट यू टू इंटरवीन। मैं इसलिए बता सकता हूँ 2019 के चुनावों में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आप मुझे बताइए। तहसीन मुझे बताए, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताए। 2019 के संसदीय चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी के फील्ड अध्यक्ष कौन थे? राहुल गांधी जी। बताइए तो बताइए ना। तो राहुल गांधी जी अध्यक्ष है तो प्रियंका जी राहुल गांधी ने रिजाइन किया ये नहीं किया? तो किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो फोर्स नहीं किया, देश की जनता ने। अरे उनका सवाल है वो प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस के अंदर जो सबसे ज्यादा सोनिया गांधी राहुल गांधी के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बताइए तहसीन जी। बोलने दीजिए, जॉली साहब संजय राणा भी बोलने दीजिए। देखिए जॉली साहब आफ्टर राहुल चाहे राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने चाहे प्रियंका गांधी प्रेसिडेंट। सॉरी मैं तो हूँ पॉपुलर साहब, मैं इतना पॉपुलर हूँ कभी आप आओगे मेरे साथ सेल्फी खिंचाते मैं हूँ पॉपुलर। राहुल और सोनिया आपके मुंह में घी शक्कर मैं और भी पॉपुलर होगा। बोलिए आप पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर। और जहां तक प्रीति जी का सवाल है, प्रीति जी मैं आपको हाथ जोड़कर आपके सामने नतमस्तक होकर बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी के बाद अगर कोई कांग्रेस की नैया को तिराने का काम कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता कह रहा है, वो है प्रियंका गांधी वढेरा। और प्रियंका गांधी वढेरा को इस कॉन्टेस्ट से बाहर रखने का षड्यंत्र और किसी ने नहीं किया, राहुल गांधी ने किया। आज लगता है जॉली साहब मुझे आपसे ठीक है जॉली साहब आपके पास आती हूँ। जॉली साहब हमारे साथ और भी गेस्ट है हमारे साथ। ठीक है सर जॉली जी प्लीज, जॉली जी और भी गेस्ट है हमारे साथ। प्रियंका गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे अगले साल। आज के लिए हम डिबेट पे बात करते हैं। चलिए जॉली साहब आ जाते वापस। देखिए जॉली साहब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका प्रियंका गांधी के प्रति इतना प्रेम क्या हो, या तो उनके आप जानते हैं या नहीं जानते, आपकी पार्टी की नहीं है, फिर भी इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए ऐसा है प्रेसिडेंट कोई भी पार्टी का बने, प्रेसिडेंट वो होता है जो जॉली साहब प्लीज बोलने दीजिए, दूसरे भी लोग हैं डिबेट कर रहे हैं। जॉली जी चल रहा है, बिल्कुल प्रियंका गांधी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। मैं समझ में आ रहा है जॉली साहब आप सही बोल रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, राहुल गांधी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया प्रियंका जी को लाना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ प्रियंका जी आए, पर राहुल जी आए या सोनिया गांधी आए हमसे क्या फर्क पड़ता है? उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उनको डिसाइड करने दीजिए कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ये बताएंगे तो सही। क्यों कोई भी इलेक्शन जॉली साहब कोई भी इलेक्शन को गुमराह करेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। तहसीन पूजा वाला दिल पे हाथ रख के बताते हैं प्रियंका गांधी पॉपुलर है या गहलोत साहब है? तहसीन जी बताइए। पॉपुलर की बात बताइए ना प्लीज प्रीति जी को इधर उधर कर सकते हैं। हम एक्सपोज
अपोज करके रहेंगे। सर विजय जॉली जी, विजय जॉली जी को कांग्रेस में लाइए जल्दी। जब मैं बोलता हूँ प्रीति जी, आप इनको नहीं रोकती हो। जब मैं बीच में बोलता हूँ तब आप विजय जॉली जी, आपको को मौका दिया जा रहा है, आप ही बोल रहे हो और मुझे इधर उधर करना बिल्कुल आसान नहीं है जॉली जी। मेरे शो में मुझे को इधर उधर करना बहुत मुश्किल है सर। लेकिन जब मैं बोलता हूँ, आप हूँ बोल ही रहे हो सर, दूसरे सिर्फ भी आप ही मेहमान बोलोगे। हैं सर, और भी मेहमान है विजय जॉली जी, और भी मेहमान है विजय जॉली जी, और भी मेहमान है। ओहो विजय जॉली जी, और भी मेहमान है सर। डिबेट आप अकेले नहीं कर सकते ना। एक सेकंड विजय जॉली जी, आपको ये बात समझनी होगी, नेशनल प्लेटफॉर्म पे डिबेट एक ही आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए एक और आदमी की जरूरत होगी। आपको 3-4 लोग बोलेंगे, उसके बाद ही डिबेट हो सकता है। आप अकेले बोलते जाओगे तो ये एक तरफा हो जाएगा। आप इस चीज को समझिए। मैं अपने नहीं, अब हमारे दूसरे गेस्ट ने सर प्लीज रमेश भट्ट प्लीज आप विजय जॉली जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं रमेश भट्ट के पास जाऊंगी प्लीज। लॉजिकल बात कीजिए, डिबेट है, देश का मुद्दा है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। रमेश भट्ट ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार जिस तरीके से 3-4 बड़े बड़े नाम सामने आए, चाहे उसमें अशोक गहलोत हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर अभी और भी कई नाम आ रहे, ऐसे में एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी इसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर इन लोगों के नाम को आगे ला रही है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि देखिए आप बार बार यही कहते हो कि गांधी परिवार से अगर हम लोग नहीं तो कौन, तो ये लोग हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर, इन लोगों को अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज गांधी परिवार तो है ही। क्या ये भी है सर? इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ना, मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने तब भी हर बार ये कहा जाता कि हर फैसला जो है वो 10 जनपद लेता है। तब एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसको चेयर सोनिया गांधी करती थी, उसने बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे वो राइट टू फूड हो, आरटीआई का मुद्दा हो, आरटीई का मुद्दा हो, कोई भी बन जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन जाए, उसकी बागडोर जो है वो हमेशा गांधी परिवार के पास रहेगी। और ये कौन नहीं जानता कि गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत भी है। अब जॉली साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही कि साहब प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। एक तरफ इनकी पार्टी कहती है कि ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो देखिए, ये एक इंटरेस्ट, सबसे जरूरी बात ये है। एक मिनट जॉली साहब, आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं क्षमा चाहूंगा। जब आप इसके बाद बोल लीजिएगा, मैं आपसे 1 मिनट का वक्त लूंगा बस। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मल्टीपल चैलेंजेस हैं, एक्सेप्टेंस का चैलेंजेस है। जो नया अध्यक्ष आएगा वो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह भीड़ खींच पाएगा, और जो वो बोलने में माहिर है पब्लिक के बीच में, जिस तरह से वो पब्लिक को खींचते हैं अपनी ओर को, वो कर पाएगा। देखिए, ये जो भी आएगा उसके सिर पे कांटों का ताज होगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन गहलोत साहब राजस्थान से अपना मुंह छोड़ पाएंगे? जिस तरह से वो कह रहे थे मैं राजस्थान के लोगों से कैसे अलग होऊंगा। और मान लीजिए, जो कि मुझे लगता है एक सही डिसीजन होगा, अगर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, क्या सचिन पायलट को वो राजस्थान चलाने देंगे उनके लोग? तो कांग्रेस के लिए सिर्फ एक अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं है, उन्हें अपने बड़े लीडर के ईगो को मेंटेन करना। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। आगे ले जाना बहुत चैलेंज है। अब आप देखिए, एक कहावत है, मैं 1 मिनट और लूंगा। कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, ये कहावत हम सुनते थे जब हम दिल्ली में थे कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। आज भी कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के खुद के लीडर है। तो इन लीडरों से कैसे कांग्रेस बाहर आती है ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के मन में ये इंटरनल डेमोक्रेसी को ठीक करने का विचार बहुत पहले से था, और वो हर सार्वजनिक मंच से इस बात को कहते थे। ठीक है नीरज मिश्रा जी, अभी रमेश भट्ट जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी यहाँ बात यह है कि अशोक गहलोत, हम सब उस अशोक गहलोत को जानते हैं जो आपने देखा राजस्थान के सीएम पद के लिए उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। जब अभी कुर्सी की बात आई थी, एक तरफ सचिन पायलट गुट था, दूसरी तरफ गहलोत गुट था। ऐसे में अगर सचिन पायलट उस कुर्सी पे बैठते हैं तो क्या गहलोत गुट जो है उनको एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या राजस्थान से जो मोह है अशोक गहलोत का, क्या वो उनको छोड़ पाएंगे? क्या वो 100% दे पाएंगे अध्यक्ष वाली पद को, जहाँ पर वो आसीन होंगे, अगर वो पद के अध्यक्ष बनते हैं तो?
प्रीति जी, पहले तो आपको साधुवाद देना चाहूंगा, बोलिए। क्योंकि आप ऐसी निष्पक्ष पत्रकार हैं जिन्होंने भाजपा के कम से कम प्रवक्ता का जो उलूल जुलूल बात कर रहे थे उनका फेडर डाउन कर दिया, तो इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, देखिए बार बार गहलोत साहब, सर ये प्रीति चौहान का शो है इंडिया का सवाल, और यहाँ ये जुलूल बात जो भी करता है उसका फेडर में डाउन ही कर देती हूँ सर, चाहे वो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या फिर भाजपा की, और सवाल मेरे सब तमाम नेताओं से होते हैं। जी प्रीति जी, लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ये भविष्य की बात है। हम लोगों को अभी आज जो स्थिति है उस पर बात करनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कल से उसमें अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हाँ, वो नॉमिनेशन करेंगे। हाँ। उनके साथ साथ और लोग नॉमिनेशन अगर करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो अगले महीने 17 तारीख को जब चुनाव होगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। उसके बाद ये जो स्थितियां जिन पर आप बात करना चाह रही हैं ये उत्पन्न होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत सीधी सीधी बताना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी का एक नारा है राजस्थान में, मैं थारे से दूर कहां, तो वो अपनी जनता से बिल्कुल दूर नहीं है। और अगर हम मान लेते हैं कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनते हैं, तब भी वो जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की जनता को प्यार दिया और उनसे प्यार पाया, उसी तरीके से पूरे देश की जनता से वो प्यार पाएंगे और अपना प्यार उस देश की जनता को देंगे। ठीक है। तहसीन पूनावाला हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा सा आप बोलिएगा, उसके बाद संजय राणा के पास आएंगे। टाइम हमारा कम है, सबके साथ शेयर करना होगा। ठीक है। मैं रमेश भट्ट साहब की अधिकतर बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। एक चीज में मेरी स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनसे। आप पहला ये तय कर दीजिए कि क्या गांधी परिवार पूरी तरह से कांग्रेस को चलाता है, जैसे ये कह रहे थे, अगर वो चलाता है तो फिर जब आपने इनिशियली कहा कि यार अशोक गहलोत जी 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले थे, फिर वो हटे नहीं, तो गांधी परिवार उनको क्यों नहीं निकाल पाया? वो एक्चुअली चोजन नहीं थे। देखिए ऐसा नहीं होता। मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जब आप चुनाव जीते, जब स्टेट बॉडी चुनाव जीतती है, तो चुने हुए एमएलए मेजॉरिटी से तय करते कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस प्रक्रिया में हाई कमान इंटरफियर नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्वर भेजता, ऑब्जर्वर चूज करता। तहसील साहब आपको एक एग्जांपल दूं, जी प्लीज आप दे दीजिए, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा। आपकी बात को मैं अभी बता दूंगा जी। मैं आपको उत्तराखंड का एग्जांपल देता हूं। जी। 2012 में हरीश रावत को चीफ मिनिस्टर बनना था, ज्यादातर विधायक उनके साथ थे। विजय बहुगुणा को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया क्योंकि सोनिया गांधी उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी। ऐसे में आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं। जी तो ये कह देना सर, ये राजस्थान के मामले में सुनिए, आप तो फिर ये कह रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुना, मैं आपका उत्तर दे दूं, मैं आपको उत्तर दे दूं, मैं आपको उत्तर दे दूं। इनका नाम डिक्लेयर नहीं, मैं आपको उत्तर दे दूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले में वहां के विधायकों ने चुना था। इट वॉज एन ओपन इलेक्शन और वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को हाईकमान ने कन्वे किया था। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर गांधी परिवार इतना पावरफुल होता है जैसे बताते, तो अशोक गहलोत जी को हटा देते 1 साल में। दोनों चीज तो मुमकिन नहीं है, या तो पावरफुल है या तो उन्होंने नहीं हटाया। तो देखिए, अरे साहब आपकी सरकार गिर जाएगी। देखिए मैं बता तो फिर आप मानते क्या अधिकतर विधायक अशोक गहलोत जी के साथ है? तो फिर आप इस चीज को मानते हैं? तो वोटर डेमोक्रेसी है साहब। आपकी सरकार आपने मेरी बात रख दी पता नहीं, फिर आपने मेरी बात रख दी क्या? मध्य प्रदेश में आपके साथ जो भी यही चुनाव हुआ था राजस्थान का, वो चुनाव हुआ था फेस किसका, वो था सचिन पायलट साहब। गहलोत सुनिए, गहलोत साहब सिर्फ खुद बोले थे कि मैं 1 साल का चीफ मिनिस्टर रहूंगा, 2019 में मैं सेंटर में चला जाऊंगा, लेकिन हार गए। लेकिन 2020 का हादसा हुआ जिसमें ये अपने विधायकों ने गुड़गांव गए थे, उससे इमेज में क्षति पहुंची और इनका कद बढ़ गया। अदरवाइज वो कब का हटा दिए जाते, हटा दिया। नंबर 2 जैसे हम बात करते हैं गहलोत साहब बने या कोई बने, प्लीज अंडरस्टैंड कि पार्टी का प्रेसिडेंट कोई लीडर नहीं होता है, वो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, संगठन को चलाता है। तो कृपया करके पार्टी प्रेसिडेंट को लीडर से ना जोड़ा जाए। अगर पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह थे तो लीडर तो चेहरा कौन है? मोदी जी के नाम पे वोट मिलता, अमित शाह के चेहरे पे वोट नहीं मिलता। तो प्रेसिडेंट जो होता है स्ट्रेटेजी बनाता है, संगठन को मजबूत करता है, वो आगे बढ़ाता है। ये बोल देना कि गहलोत साहब को देश एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कतई इस पर विश्वास करने वाली बात नहीं। मैं इस चीज को नहीं मानता। देश लीडर को एक्सेप्ट करता है, लीडर कोई भी हो सकता है। लीडर के साथ साथ विचारधारा, उसका संगठन का सोच, उनकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एक्सेप्टेंस, सब चीज मिलावट होता है, तब जाके कोई पार्टी बनती है, तब जाके कोई काम होता है, तब जाके लोग उसको वोट देते हैं। आज के दिन में सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अमित शाह और जो मोदी जी के अलावा कौन बता लीजिए डिसीजन लेता? कोई नहीं लेता।
जो भी पार्टी पावर में रहती है, जो सर्वोच्च नेता होता है, ठीक है, इसके जॉली जी, नाम पे छोटा सा वोट रखिएगा, पड़ता जॉली है। साहब, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। 10 सेकंड, ठीक है, बोलिए, 10 सब 10 सेकंड, सेकंड, 10 सेकंड तो भैया उसको उसका बात सब लोग मानते हैं, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि नहीं मोदी के अलावा कोई और डिसीजन लेता है तो ये मानने को तैयार नहीं हो। आज के दिन में मोदी साहब और योगी जी, सॉरी अमित शाह पे मेहरबान है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जॉली साहब अग्री करते हैं, तो वो करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ये कौन सा लॉजिक है? उनको भैया, आप उजागर करो तो करने चमत्कार, कोई का और करे तो मेरा गुनहगार। उतना ही अधिकार है जितना तहसीन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर टीका टिप्पणी करने का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 1980 में जन्म हुआ और पिछले 42 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हर 3 साल के बाद, जैसे ये कहते हैं कांग्रेस के पार्टी सर, आप के इलेक्शंस इलेक्शन का को डेट बताइए। इलेक्शन मैं बता देता हूं, इंडिया आप लीड डेट करता बताइए। है, हमें वैसे 7 ही जुलाई 2014 भारतीय जनता इलेक्शन हुआ। पार्टी सिलेक्शन के डेट है। इलेक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन और भैया इलेक्शन जून डेट है। 2019 में नड्डा कंडक्ट साहब करनी 3 जनवरी चाहिए 2020 और 11 अध्यक्ष मैं आपको डेट बता दिया हूं। 12 तक बच चुके हैं। इलेक्शन है, मैं तो खुद कह रहा हूं सिलेक्ट हुआ कई है। बार होता वो है तो कि सिलेक्ट हुआ है, इंटरनल इलेक्शन होते हैं। वो इंटरनल इलेक्शन है। आप इलेक्शन इंटरनल इलेक्शन हुआ, बताने नहीं चाह रहे थे आप। प्रीति जी, इंटरनल आप इलेक्शन इनको हुआ। रोक नहीं आप पा रही। आपका आर्टिकल अपने 19 बीजेपी प्रीति बताइए चौहान कि आप अरे डेलीगेट बोलने कब बोलने सिलेक्ट दीजिए ना जॉली जी को, 2 मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए जॉली साहब को, 1 सेकंड बोलने दीजिए। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जब मैं अपनी बात जॉली जी रख रहा हूँ, छोटा रखिएगा, then cannot बाइंड अप का समय है, intervene। बाइंड और अप का समय। आपको जॉली जी अगर इस शो को जॉली जी आप conduct जॉली जी नहीं कर जॉली सकती जी है, जॉली जी तो मुझे जॉली जी आपकी बोलिए, जॉली जी partial बोलिए, जॉली जी conduct आप के जॉली जी ऊपर आप जॉली जी आप बोलिए प्लीज। आप अपनी बात बोलिए ना, आप दूसरे आप अपनी बात रखिए सर। जॉली साहब आपको डेट नहीं पता था, तो हमने डेट बता दिया, आपको बुरा लग रहा है। आपको अपने फैक्ट से चालू होना चाहिए ना। आपके फैक्ट क्लियर नहीं है, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। जॉली साहब ऐसे नहीं चलता है, आपको फैक्ट्स लेके बैठना चाहिए। आपको तो डेट्स पता नहीं आपके प्रेसिडेंट कब क्या बने, आप आंसर नहीं दे पा रहे तहसील की बातों का, और आप झगड़ा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, फाइनल कमेंट लेना होगा, फाइनल कमेंट लेना होगा। ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। सबसे पहले शुरुआत नीरज मिश्रा के साथ करेंगे। फाइनल कमेंट दीजिएगा नीरज मिश्रा, छोटा सा, एकदम छोटा सा। हम जी प्रीति जी, ऐसा है, हम लोग इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग चाहेंगे बाकी राजनीतिक दल भी इस तरीके की प्रक्रिया को आगे अपने संविधान का हिस्सा बनाएं और उस पर चलें, ताकि देश को एक ट्रांसपेरेंट नेतृत्व मिल सके। ठीक है, रमेश भट्ट। देखिए, ये बात सच है। अगर आप एक आदर्श स्थिति की बात करें तो चाहे संगठन है, सरकार है, वहां पर इलेक्शन होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो सबसे उचित व्यक्ति है उस पद पर उसको रखना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये रियल में होता नहीं है। और इस बार भी आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ हम सुनने के लिए अच्छा है, पब्लिक को दिखाने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन होए वही है जो जल्दी से, एकदम गांधी छोटा जी छोटा सीन पुनावाला, एकदम छोटा सा प्लीज। देखिए, ऐसा है कि कोई भी अध्यक्ष बने वो मैटर नहीं करता। कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने संगठन को कैसे मजबूत करेगा। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा संगठन को मजबूत करता है तो 2024 उनके लिए आसान होगा, अदरवाइज उनके लिए बहुत कष्टमय हो सकता है। तहसीन पुनावाला, 9000 डेलीगेट्स ये चुनेंगे कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। ये ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से होगी। और प्रीति जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप आके देखिए और टफ सवाल पूछिए, और ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगा। भाजपा में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता, जो डेट्स राणा साहब ने बताए। ठीक है विजय जॉली जी, एकदम छोटा सा रखिएगा, एक लाइन का, वन लाइनर। विजय जॉली जी, वन लाइनर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कांग्रेस पार्टी डूबती हुई कश्ती है, कोई भी अध्यक्ष बने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इंडिया के सवाल में तमाम हमारे मेहमान आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी में आगे जाकर घमासान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी में जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, वैसे में कई सवाल भी है जो उठ रहे हैं। कई सवाल अविश्वसनीयता को लेकर है, विश्वसनीयता को लेकर है, एक्सेप्टेंस की है, राज्य को लेकर के है, गुटबाजी को लेकर के है। लेकिन ऐसे में अभी देश की निगाह इसी पर है कि क्या परिवारवाद से अलग हटकर कांग्रेस की नैया को अशोक गहलोत या कोई भी गांधी परिवार से अलग वो लीडर क्या एक नई पहचान दे पाएगा, क्या 2024 के लिए पूरे कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएगा। इसी तमाम सवालों के साथ आज हम इंडिया के सवाल में यहीं पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखना न भूलें इंडिया के न्यूज़ इंडिया में स्पेशल खास रिपोर्ट्स।